नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, नवंबर 2022 मोस्ट इंपोर्टेंट मंथली करंट अफेयर की सीरीज लेकर आ चुका हूं मैं। ये पार्ट 1 है। इसमें हम लोग 1 तारीख से लेकर के 15 नवंबर तक को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद जस्ट इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा और उसमें हम लोग बाकी के देखेंगे क्वेश्चंस। कारण ये है 2 पार्ट में बनाने का कि वीडियो लंबी ना जाए और आपको एक एक घंटे की वीडियो में पूरा फुल डिटेल कंटेंट मिल सके। यकीन मानिए दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये इसमें लाए गए हैं। चुनिंदा प्रश्न होते हैं, पूरे महीने का निचोड़ निकाल करके लाया जाता है आपके लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। मोस्ट ट्रस्टेड सीरीज है ये। तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं हम लोग इस करंट अफेयर की सीरीज को, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इसकी बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाती है और बिल्कुल फ्री में आप क्विज भी इसका ले सकते हो। क्विज और पीडीएफ आप प्राप्त करने के लिए एमजेटी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। एमजेटी ऐप आपको आसानी से गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप पिछले सभी महीनों की क्विज और पीडीएफ यहां पर प्राप्त कर पाओगे। तो जाइए अभी इसका फायदा उठाइए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ बिलीव का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो दोस्तों, अभी हाल ही में स्टैचू ऑफ बिलीव का उद्घाटन किया गया राजसमंद राजस्थान में। स्टैचू ऑफ बिलीव। अभी तक आपने स्टैचू ऑफ यूनिटी सुना था, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी सुना था, अब स्टैचू ऑफ बिलीव सुन लीजिए। एक और मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके इसी वीडियो में, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है ना? सभी कुछ हम लोग रिवाइज करेंगे, पूरा डिटेल में वीडियो होने वाली है। चाहे आज 1 घंटे से ज्यादा ही क्यों ना लग जाए, वीडियो डिटेल में रहेंगी, आपको बहुत ज्यादा रिवीजन पॉइंट मिलेगा। तो राजस्थान के राजसमंद में दोस्तों अभी हाल ही में नाथ द्वारा शिव मूर्ति का उद्घाटन किया गया, जो कुछ इस प्रकार से है। और ये जो है, ये स्टैचू ऑफ बिलीफ के नाम से जाना जाएगा। वर्ल्ड टालेस्ट शिवा स्टैचू है। अब ये राजस्थान में विश्व स्वरूपम के नाम से जाना जाएगा। तो 369 फुट की ऊंचाई है इसकी, नाथ द्वारा राजसमंद जिला राजस्थान में स्टैचू ऑफ बिलीफ। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि होता है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति, जो कि कहां पर है? गुजरात में है। एक होता है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये कहां पर है? ये हैदराबाद में स्थित है दोस्तों, रामानुजाचार्य जी की मूर्ति। एक है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इसका अभी हाल फिलहाल में उद्घाटन किया गया है। ये कैंपेगौड़ा जी की मूर्ति है और ये कहां पर है? बेंगलुरु में। ठीक है। और स्टैचू ऑफ बिलीफ कहां पर? राजस्थान में, लॉर्ड शिवा की मूर्ति। क्लियर? तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं। और वैसे ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहां पर है? अमेरिका में है। फिलहाल इसका उद्घाटन किया मोरारी बापू जी ने, जो कि गुजरात के आध्यात्मिक गुरु और धर्म प्रचारक हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुल्तान जोहर कप 2022 किसने जीता? तो इसको जीत लिया है दोस्तों भारत ने। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके सुल्तान जोहर कप 2022 जीत लिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे टीम है, इंडिया टीम है ये। सुल्तान जोहर कप 2022 हॉकी का ये होता है टूर्नामेंट। तो हॉकी का टूर्नामेंट, हॉकी से संबंधित टूर्नामेंट है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में कि सुल्तान जोहर कप का संबंध किस खेल से है, तो आप बता देंगे हॉकी से है। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम, जो अंडर 21 पुरुष हॉकी टीम है, इसने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीत लिया है। दोस्तों, भारत पिछले 2 खिताब 2013 और 14 में जीता था और इस बार तीसरी बार भारत जीता है खिताब। प्लेयर ऑफ द मैच सुदीप चिर्मको को चुना गया है। वैसे ये हॉकी का टूर्नामेंट है, तो याद रखिएगा हॉकी का वर्ल्ड कप भी अगली बार भारत में होने वाला है। 2023 में हॉकी का विश्व कप होगा, भारत में होगा, उड़ीसा में होगा और राउरकेला में इसके लिए एक स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम होगा, बिरसा मुंडा जी की याद में। चलिए, उनके नाम पर। अगला, हाल ही में स्पेन ने किसको हराकर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता? तो दोस्तों, स्पेन ने अभी हाल ही में कोलंबिया को हरा करके जीत लिया है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप। इंटरेस्टिंग बात यह है, ये भी भारत में ही आयोजित किया गया। ठीक है ना? भारत ने इसका आयोजन किया। फीफा अंडर 17 विमेन का वर्ल्ड कप था ये फुटबॉल का वर्ल्ड कप था। ठीक है, किसका था? फुटबॉल का वर्ल्ड कप था और इसमें स्पेन की टीम ने कोलंबिया को हरा करके जीत लिया है। अच्छा, स्पेन की टीम ने दोस्तों दूसरी बार जीता हुआ है। ठीक है, स्पेन जो है ये 2 बार की विजेता हो चुकी है। यहां पर आप देख पाओगे, ये लिखा हुआ है मैंने, 2018 में इससे पहले जीता था। कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गोवा में और डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई, ये 3 शहरों में आयोजित किया गया था ये फीफा का अंडर 17 वर्ल्ड कप महिला का। अच्छा, इसका शुभंकर यानी मस्कट चुना गया था ईभा को। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आपसे। 7वां इस बार का संस्करण था। 11 से 30 अक्टूबर के बीच में यह आयोजित किया गया। फाइनल जो मैच था वो मुंबई में आयोजित हुआ और कोलंबिया उपविजेता रहा, स्पेन
विजेता रहा। वैसे फीफा का वर्ल्ड कप भी 20 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है। तो 20 नवंबर से फीफा का वर्ल्ड कप चलेगा अक्टूबर महीने तक। तो ये कहां पर हो रहा है? ये कतर में हो रहा है, मेन वाला जो होता है, ठीक है ना। तो ये कतर में आयोजित हो रहा है। फीफा का अगर पूछा जाए कि मस्कट किसे चुना गया है, तो फीफा का जो मेन वाला वर्ल्ड कप है ना, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप, उसका जो मस्कट है वो लाइब को चुना गया है। किसे? लाइब को। इसके अलावा इसकी जो बॉल है वो एडिडास ने एक बार फिर से बनाई हुई है, और इसका जो टाइटल स्पॉन्सर है वो बायजूस है। क्या है? बायजूस जो है वो टाइटल स्पॉन्सर है। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई इंडियन कंपनी किसी फीफा जैसे वर्ल्ड कप का स्पॉन्सर कर रही हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की नम्मा मेट्रो रेल ने व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकट सेवा शुरू की? तो दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक में नम्मा मेट्रो रेल ने व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकट सेवा शुरू करी है। यानी लोग व्हाट्सएप के जरिए क्यूआर टिकट सेवा टिकट जो है वो ले पाएंगे मेट्रो का। अब कर्नाटक ने ऐसा किया है। मेट्रो से संबंधित कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं पहले, तब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए ड्राइवरलेस मेट्रो कहां पर है, तो ड्राइवरलेस मेट्रो सबसे पहली कहां पर चलाई गई? दिल्ली में चलाई गई। अच्छा, वैसे अगर पूछा जाए कि मेट्रो की शुरुआत ही कब हुई, तो आप बता देंगे 1984 में शुरू हुई थी कोलकाता मेट्रो के रूप में। दूसरी मेट्रो आई दिल्ली मेट्रो 2002 में आई थी वो। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं फिर से यहां पर। अगर आपसे पूछा जाए कि अंडर वाटर मेट्रो कहां पर है, तो अंडर वाटर मेट्रो दोस्तों ये चलाई गई कहां पर? ये चलाई गई कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो चलाई गई। अगर आपसे पूछा जाए वाटर मेट्रो, मतलब ये भी तो मेट्रो है लेकिन ये वाटर मेट्रो है, तो वाटर मेट्रो अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे कोच्चि में। कहां पर? कोच्चि में चलाई गई है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। वाटर टैक्सी अगर आपको पूछा जाए, वाटर टैक्सी अगर पूछा जाए तब आप बताएंगे मुंबई में चलाई गई है। कहां पर? मुंबई में। ये रिलेटेड पॉइंट है जिनको आप लिंक करके जान सकते हो, यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो यहां से मिल जाएंगे तो आप समझ लो इसी में पा गए सब। चलिए, नम्मा मेट्रो रेल लॉन्चेस क्यूआर टिकट सर्विस ऑन व्हाट्सएप, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे फॉर द कंफर्मेशन। बेंगलुरु मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीएमआरसीएल के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, विश्व की पहली ऐसी ट्रांजिट सेवा होगी ये। अगला क्वेश्चन, कौन सी कंपनी मेटावर्स पर अर्निंग कॉल पोस्ट करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी? तो वो बन गई है RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे बिजनेस स्टैंडर्ड का। RIL बिकम फर्स्ट इंडियन कंपनी टू पोस्ट अर्निंग कॉल ऑन मेटावर्स। मेटावर्स आप जानते हो ना, वर्चुअल दुनिया की बात करते हैं यहाँ पर। तो वर्चुअल दुनिया जो है यहाँ पर कोई अर्निंग कॉल जो है पोस्ट करने वाली पहली कंपनी बन गई है भारत की RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा ही दोस्तों इंडिया का पहला लॉजिस्टिक पार्क भी बनाया जाएगा। ठीक है ना, कहां पर? चेन्नई में बनाया जाएगा, इसको याद रखिएगा, आज वाली करंट अफेयर मैंने आपको बताया था। तो 5वें इंडिया नेशनल कांग्रेस में पीएम मोदी ने रिलायंस जियो का 5G भी लॉन्च किया था। रिलायंस जियो और एयरटेल ये दो कंपनियां हैं जो भारत में अब 5G सेवा देना स्टार्ट कर दी हैं। 2023 के एंड आते आते ऑल ओवर इंडिया में 5G चलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर उद्भव उत्सव 2022 मनाया गया? तो दोस्तों उद्भव उत्सव 2022 ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में अभी आयोजित किया गया। उद्भव उत्सव यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इस प्रकार से सेलिब्रेट किया गया। 17वां इस बार का संस्करण था। तो 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2022 तक ये आयोजित किया गया मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। अच्छा, भारत में ताइवान के जो राजदूत है ना, बोस्वान गेर, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इसमें ताइवान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, इन सभी के 1000 से ज्यादा कलाकार हिस्सा लिए थे। वैसे मध्य प्रदेश के और त्योहारों की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी लोक रंग महोत्सव मनाया जाता है। हालांकि ये जयपुर में मोस्टली मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी देखने को मिलता है। खजुराहो मनाया जाता है, उज्जैन कुंभ, नागाजी मेला, कालिदास समारोह, तानसेन महोत्सव, भगोरिया हॉट मेला, ड्रोन फेस्टिवल भी मनाया गया अभी। ठीक है, ये सभी मध्य प्रदेश के त्योहार हैं। आगे, हाल ही में यूपी का चौथा और देश का 53वां टाइगर रिजर्व कहां बना? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का चौथा और पूरे भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया अभी चित्रकूट में। चित्रकूट अयोध्या में पड़ता है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, उत्तर प्रदेश गेट्स इट्स 4th टाइगर रिजर्व, इंडियाज 53rd। देखो ये टाइगर रिजर्व ना रानीपुर में पड़ता है। रानीपुर चित्रकूट में ही स्थित है, चित्रकूट जिले के ही अंतर्गत आता है। तो ये भी अब एक टाइगर रिजर्व हुआ। मैं समझ रहा हूं आपके मन में आ रहा होगा कि सर 53वां तो आपने बताया था एक बार गुरु घासीदास नेशनल पार्क को कि वो बनेगा आगे। बिल्कुल, वो बनने वाला था, वो पूरा लाइन में लगा ही हुआ है, लेकिन उसकी जगह अभी घोषणा हो गई, केंद्र सरकार को की मंजूरी मिल गई इसको। ठीक है, चित्रकूट को। तो अब समझ लो मोस्ट प्रोबेबली वो बनेगा अगर तो 54वां बनेगा गुरु घासीदास वाला। अभी उसको मान्यता नहीं मिली है, ये है कि हाँ बन जाएगा। नेशनल पार्क के रूप में मान्यता मिल गई लेकिन अभी टाइगर रिजर्व के रूप में नहीं।
तो वो 54वां समझ लीजिएगा हो जाएगा। मतलब समझ लो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा 53वां 54वां, आपसे ये पूछा जाएगा कि कहाँ पर स्थित है। तो गुरु घासीदास अगर पूछा जाए तब आप बताएंगे कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। और अगर आपसे पूछा जाए ये वाला यानी कि 53वां जो बना हुआ है रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है, ये यूपी में है। अगर आपसे 52वां पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे रामगढ़ विषधारी वाला कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक है ना, तो ये 52वां 53वां और 54वां तीनों याद रखिएगा आप। फिलहाल उत्तर प्रदेश में अगर और पूछा जाए कहाँ कहाँ पर टाइगर रिजर्व है तो दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, ये 3 ऑलरेडी थे, रानीपुर एक और आ गया, तो 4 हो गए हैं। तो यूपी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछा जाए देश भर में कितने टाइगर हैं टोटल, तो 2967 टोटल टाइगर हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और इसी वजह से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। यूपी में 173 टाइगर हैं वर्तमान में। बाघों के बारे में अगर बात करें तो ये तो टाइगर और बाघ एक ही हुआ। अगर आपसे चीता के बारे में बात किया जाए, चीता, तो दोस्तों आपको पता होगा 8 चीते लाए गए नमीबिया से और कहाँ रखे गए, कुनो नेशनल पार्क में। कुनो नेशनल पार्क वैसे कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था बहुत ज्यादा डिटेल वीडियो होने वाली है, सब कुछ आपको मिलेगा, तो बहुत ज्यादा रिवीजन पॉइंट मिलेगा इस करंट अफेयर के साथ। तो पूरा वीडियो में आप बने रहिएगा, पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। हाल ही में किसने ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन किया, तो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन किया। डेटा सेंटर क्या होता है, डेटा सेंटर एक ऐसा स्टोरेज है समझ लो जहां पर लोगों का डेटा स्टोर किया जाता है। ठीक है ना, तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है ना, ये अपना डेटा, आप जो समझते हो कि जो अपलोड करते हो या सेंड करते हो वीडियो, ये सब कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, तो इसका एक सर्वर रूम होता है, डेटा सेंटर जिसे कहते हैं। तो वो उस जगह पर स्टोर होता जाता है सब, वहां पर सुपर कंप्यूटर्स रखे जाते हैं। ठीक है, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी स्टोरेज होती है। ऐसे ही डेटा सेंटर उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखो, सीएम योगी इनॉग्रेट नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट डेटा सेंटर एट ग्रेटर नोएडा। ठीक है, तो हीरानंदानी ग्रुप के द्वारा ये बनाया जा रहा है, 5000 करोड़ की लागत आएगी। और ये डेटा सेंटर पार्क एक प्रकार से होगा और इसमें ऐसे 6 डेटा सेंटर बनाए जाएंगे आगे चल करके। मतलब इस पार्क में टोटल 6 डेटा सेंटर होंगे और नाम इसको दिया गया है योट्टा D1 हाइपर स्केल डेटा सेंटर। कहीं कहीं पर आपको योट्टा योट्टा D1 दिखेगा, कहीं पर योट्टा D1 दिखेगा, कुल मिलाकर के योट्टा याद रखना है आपको। आगे, हाल ही में पद्म भूषण जमशेदजी ईरानी का निधन हो गया। इन्हें किस नाम से जाना जाता था, जमशेद जे ईरानी। दोस्तों ये स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे, इनका अभी निधन हो गया है। जमशेद जे ईरानी ये टाटा स्टील के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। टाटा स्टील को बुलंदियों तक पहुंचाने में इनका बहुत ही अहम योगदान रहा था। इनको 2007 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो इनका अभी निधन हो गया है। ठीक है, इनको नाइटहुड की उपाधि भी मिल चुकी है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा, यानी कि नाम के आगे आप आराम से सर लगा दो सम्मान में। ठीक है, जब जब नाइटहुड की उपाधि जिसको मिलती है नाम के आगे सर जुड़ जाता है। तो सर जमशेद जे ईरानी जी का निधन हो गया है, 1986 में टाटा स्टील के अध्यक्ष बने थे। अच्छा, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे ई श्रीधरन, ई श्रीधरन। ठीक है, चलो आगे। हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी राजस्थान के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की घोषणा करी हुई है। पीएम मोदी जी राजस्थान विजिट पर थे और उन्होंने राजस्थान के मानगढ़ धाम को नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित कर दिया। अब इसके तहत इसका विस्तारीकरण किया जाएगा और केंद्र सरकार के द्वारा समझ लो इसको एक प्रोजेक्ट के रूप में लेकर के इसका पुनरुद्धार जो कहते हैं, मतलब इस पर अच्छा खासा पैसा खर्च किया जाएगा और इसको और भव्य बनाया जाएगा। कुल मिलाकर के भावनाओं को समझो आप। मानगढ़ धाम जो है ये मानगढ़ धाम की गौरव गाथा के नाम से जाना जाएगा। एक्चुअल में जो मानगढ़ धाम है ना, ये आदिवासियों के लिए फेमस है। आदिवासियों का ये धाम माना जाता है क्योंकि ब्रिटिश सेना के द्वारा यहाँ पर 1500 से ज्यादा आदिवासी मारे गए थे, तो वहां के लिए बहुत ही ये सेंसिटिव एरिया है। वो लोग बहुत ज्यादा इसे पूजनीय तौर पर देखते हैं और साथ ही साथ इसकी मांग, इसको धाम बनाने की मांग बहुत पहले से ही हो रही थी स्मारक बनाने की, और अब फाइनली राजस्थान का चुनाव लगा होगा तो फिर सरकार भी आ गई है, मंजूरी दे दी है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केरल राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों केरल ज्योति पुरस्कार, जैसे ही भारत में पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं ना, ऐसे ही इसी तर्ज पर केरल भी अपने राज्य में 3 प्रकार के पुरस्कार दिए जाने की घोषणा कर दिया है। अब इसके तहत जो केरल राज्य है वो केरल ज्योति पुरस्कार देगा, केरल प्रभा पुरस्कार देगा और
केरल श्री पुरस्कार देगा। तो ये 3 प्रकार के पुरस्कार देगा। अब इसमें अगर पूछा जाए कि केरल ज्योति पुरस्कार जो कि सर्वोच्च वाला होगा वो किसे दिया गया, तो वो दिया गया एम टी वासुदेवन नायर जी को। ठीक है, एम टी वासुदेवन नायर ये केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित होंगे। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, फर्स्ट केरला पुरस्कारांगल। अच्छा, इसे केरला पुरस्कारांगल के नाम से जाना जाएगा। ये वहां की भाषा है, मतलब जैसे हम लोग यहाँ पर पुरस्कार बोल रहे हैं, अंग्रेजी वाले अवार्ड बोलेंगे, ऐसे ही केरला पुरस्कारांगल यहाँ पर कहा जाएगा इसे। तो 3 पुरस्कार 3 टाइप से दिए जाएंगे और विजेताओं की लिस्ट यहाँ पर आपके सामने है। सबसे जो बड़ा होगा, सर्वोच्च वाला होगा, केरल ज्योति पुरस्कार होगा, जिसे एम टी वासुदेवन नायर जी पाएंगे। इसके अलावा केवल प्रभा पुरस्कार आमचेरी एन पिल्लई, टी माधवन मेनन, अभिनेता ममूटी को मिलेगा और केरल श्री 6 को मिलेगा। आगे, भारत के रक्षा सचिव कौन नियुक्त किए गए? तो भारत के नए रक्षा सचिव हैं दोस्तों गिरधर अरमाने। अब देखो गिरधर कैसे आपको याद रखना है। गिरधर, गिरधर आप अगर आप जानते हो, गोवर्धन जानते हो ना, गोवर्धन, गोवर्धन पूजा कब होती है? आप भगवान कृष्ण की एक मूर्ति देखे होगी जिसमें वो अपनी कनिष्ठिका से, मतलब जो जो सबसे छोटी वाली फिंगर होती है, लिटिल फिंगर, उससे एक पर्वत को उठाए हुए थे। तो उस पर्वत को, पर्वत का की पर्यायवाची होती है गिर, क्या होती है? गिर। तो गिर को उठाने की वजह से उनको गिरधर का नाम दिया गया, यानी गिर को धारण कर लिए थे वो। तो गिरधर यानी उसको, उसकी रक्षा के लिए क्या किए वो? गिर को धारण कर लिए। तो ऐसे ही भारत की रक्षा करने के लिए किसको दिया गया जिम्मेदारी? गिरधर को दिया गया, गिरधर अरमाने। ठीक है, तो भारत की रक्षा ये करेंगे जैसे वो रक्षा कर रहे थे। एक्चुअल में ये गिरधर क्यों किए थे ऐसा, इसके पीछे कहानी है कि खूब बारिश हो रही थी, इंद्र देवता नाराज हो गए थे। तो ग्रामवासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर पर्वत उठा लिया था, जिसकी छांव में आकर के गांव और वहां के पशु पक्षी जो है आकर के रुक गए थे और वो बारिश से बच पाए थे उस टाइम पर। तो इस प्रकार से इनका नाम गिरधर दिया गया था। ये समूह अपने समाज की रक्षा के लिए ऐसा किए थे, ये देश की रक्षा करने के लिए गिरधर अरमाने होंगे। इस प्रकार से ट्रिक से आप याद कर पाओगे। जैसा मैंने पिछले सचिवों को आपको ट्रिक से याद कराया था, ऐसे ही इस बार भी आप याद कर पाओगे। अरमाने गिरधर अपॉइंटेड एज ए न्यू डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। 1988 बैच के आईएएस हैं और अजय कुमार की जगह पर ये आएंगे। अच्छा, नए कोयला मंत्रालय के भी सचिव आए हैं, अमृतलाल मीणा जी, इनका भी नाम आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार पूर्वोत्तर में भारत का पहला फिश म्यूजियम किस राज्य में बनाया जाएगा? पूर्वोत्तर भारत का पहला फिश म्यूजियम दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। इसके लिए आप आर्टिकल भी देख पाओगे, नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट फिश म्यूजियम। तो ये फिशरीज मिनिस्टर जो केंद्रीय मत्स्य मंत्रालय के मंत्री हैं, वो पुरुषोत्तम रूपाला जी, उन्होंने इसकी घोषणा करी हुई है कि अरुणाचल प्रदेश में पहला बनेगा ये एक्वा पार्क, जो कि पूर्वोत्तर भारत का पहला होगा, मतलब कि पूर्वोत्तर भारत में ऐसा पहला होगा। तो सुबनसिरी जिले के तोरिने में यह स्थापित किया जाएगा। अगला, कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को घोषित किया गया? ये इंपॉर्टेंट है। कॉलिंस डिक्शनरी ने दोस्तों वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है इस बार परमा क्राइसिस को। परमा क्राइसिस एक वर्ड है और इसको कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर इस बार के लिए घोषित किया हुआ है। यहाँ पर आप देख पाओगे। परमा क्राइसिस का मतलब होता है अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि। ठीक है, परमा क्राइसिस। तो ये काफी संक्षिप्त में ये बताता है कि इतने सारे लोगों के लिए 2022 जो है कितना भयानक रहा था, क्योंकि आप देखो 2022 में यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इधर दुनिया अर्थव्यवस्था से जूझ ही रही थी अभी कोरोना के बाद में, पोस्ट कोविड के बाद में। ठीक है, तो ये परमा क्राइसिस इसलिए परफेक्ट वर्ड इसके लिए द्वारा चुना गया है। कई सारी डिक्शनरीज हैं जो अपना अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुनती हैं। जैसे कॉलिंस की ही हम लोग बात करें तो 2021 के लिए इसने एनएफटी चुना था, 2020 के लिए लॉकडाउन चुना था। ऑक्सफोर्ड ने अगर बात करें 2021 के लिए क्या चुना था, तो वैक्स को चुना था। हालांकि ऑक्सफोर्ड वाला अभी नहीं आया हुआ है 2022 का, लेकिन जैसे ही आता है मैं आपको बताऊंगा। हाल ही में किसने डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया नामक पुस्तक लिखा? इस पुस्तक को लिखा है रेने बाबा ने, डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया बुक। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, फ्रेंच ऑथर हैं ये रेने नाबा, ठीक है ना। इन्होंने ये बुक जो है रिलीज करी हुई है। तो चाइना और पाक के नेक्सस के बारे में इन्होंने ये किया हुआ है। तो रेने नाबा की ये नई पुस्तक होगी। ठीक है, डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। ये थोड़ा सा फ्रेंच लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएगा, इंग्लिश में ही आपको याद रखना है। आगे, हाल ही में किस कंपनी ने एआई अवतार स्टार्टअप अल्टर का अधिग्रहण किया? तो दोस्तों अल्टर का एक्विजिशन कर लिया है गूगल ने। गूगल ने $100 मिलियन में इसको एक्वायर कर लिया है। अब $100 मिलियन की ये डील है तो बड़ी डील है ही। अल्टर क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अवतार बनाने वाला स्टार्टअप है। मतलब आपका जैसे फोटो है ना, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर एक
इमोजी टाइप का इस बना दिया जाएगा कुछ इस प्रकार से, जिससे आप अलग अलग तरीके से एनिमेशन कर सकेंगे। तो वो कुछ इस प्रकार से काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक स्टार्टअप है अल्टर, इसको एक्वायर कर लिया है गूगल ने। अच्छा, कुछ बड़े एक्विजिशन यहीं पर रिवाइज कर लेते हैं। जैसे जैसे दोस्तों फेसबुक ने दो बड़े एक्विजिशन किए। कौन कौन से? फेसबुक ने दोस्तों 2012 में इंस्टाग्राम को खरीदा, 2012 में खरीदा। ठीक है, कितने में खरीदा? $1 बिलियन की ये डील हुई थी, उस टाइम की सबसे बड़ी डील थी। चलो ठीक था इतना, लेकिन इसने आगे चल करके व्हाट्सएप को भी खरीद करके एक बार सबको सरप्राइज कर दिया। व्हाट्सएप को 2014 में खरीदा इसने और $19 बिलियन में खरीदा। अभी तक की सबसे बड़ी डील ये थी। ठीक है, यहां भी ठीक था, लेकिन आगे अभी 2022 में क्या हुआ? ट्विटर को एलन मस्क ने खरीद लिया। एलन मस्क इसकी 100% हिस्सेदारी ले लिए हैं। और कितने में डील हुई पता है? $44 बिलियन में, $44 अरब में ये डील हुई। ट्विटर फाइनली हो गया एलन मस्क का। ये कुछ बड़े एक्विजिशन है, इनको आप याद रखेंगे। आगे तो गूगल जो है यहाँ पर आप देख पाओगे $100 मिलियन में इसको अल्टर को ले लिया है। अल्टर के फाउंडर के बारे में बात करें, जॉन स्लिमैक हैं और रॉबिन रस्का हैं। गूगल के बारे में अगर बात करें तो 1998 में इसकी स्थापना करी हुई थी और लैरी पेज और सर्जेई ब्रिन ने। अभी के टाइम पर सुंदर पिचाई इसके सीईओ हैं, कैलिफोर्निया वगैरह में हेडक्वार्टर है। आगे, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करने की घोषणा करी है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ना, इसकी अध्यक्षता कुछ कुछ टाइम के लिए, कुछ कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए एक एक देश को दिया जाता है, जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं उनको। ठीक है ना, तो इस बार घाना को दिया गया। अभी भारत के भी पास ही आया था। तो यहाँ पर आप देख पाओगे घाना अज्यूम्स प्रेसिडेंसी ऑफ यूएन सिक्योरिटी टेररिज्म टॉप्स एजेंडा। इनका टॉप्स एजेंडा होगा टेररिज्म। तो घाना जो है ये तीसरी बार है जब परिषद में एक अस्थायी सीट पर कब्जा किया हो, मतलब कि एक प्रकार से अध्यक्षता कर रहा है। भारत भी अस्थायी सदस्य है, भारत की भी अध्यक्षता अभी खत्म होने वाली है। देखो एक्चुअली में इसको पहले समझो, जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है ना, यूएनएससी, इसके होते हैं 15 सदस्य टोटल। अब 15 में 5 तो होते हैं परमानेंट मेंबर और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। अब ये 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं ना, इसमें 5 आते हैं और 5 जाते हैं प्रत्येक दूसरे वर्ष, यानी 2-2 वर्षों के लिए 5-5 को चुना जाता है। ठीक वैसे ही जैसे राज्यसभा वाली सीटों के लिए मैंने आपको बताया था 1/3 1/3, ऐसे ही आधे आधे जो होते हैं प्रत्येक दूसरे वर्ष आते हैं और प्रत्येक दूसरे वर्ष जाते हैं। तो अब इसमें ना भारत भी शामिल था। अभी तक 2 वर्ष की अध्यक्षता किया, अब अगली बार भारत चला जाएगा अस्थायी सदस्यों में। 5 जो परमानेंट हैं वो तो परमानेंट है ही। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ 5 परमानेंट देश कौन कौन से हैं जिनको वीटो पावर मिली हुई है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और आई होप आप सबको पता होगा, आंसर जरूर कीजिएगा। हाल ही में महिला अधिकार कार्यकर्ता सेवा की संस्थापक इला भट्ट का निधन हो गया। इन्हें किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इला भट्ट जी ये पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित थी और ये सेवा की संस्थापक थी। सेवा एक एनजीओ था, एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो सेवा की ये संस्थापक थी और इन्हें देखिए यहाँ पर जब तत्कालीन प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा सम्मानित किया गया था, तो इनका निधन हो गया है। 1979 में महिला विश्व बैंकिंग की सह स्थापना में भी इनका हाथ था, मतलब कि इसकी को फाउंडर रही हैं। 1985-86 में इनको रिस्पेक्टिवली पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। चलिए आगे, रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला भारतीय स्टील प्लांट कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों टाटा स्टील प्लांट जमशेदपुर का। टाटा स्टील प्लांट जमशेदपुर जो है, यहाँ पर आप देख पाओगे ये टाटा का ही आर्टिकल है। तो ये बिकम द इंडियाज फर्स्ट टू अचीव रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन। ठीक है, टाटा स्टील। अच्छा, मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया स्टील मैन ऑफ इंडिया कौन? जमशेद जे ईरानी। जमशेद जे ईरानी ये स्टील मैन ऑफ इंडिया थे और टाटा स्टील जमशेदपुर, इसको भी आप लिंक कर पाओगे, इसने ये पाया हुआ है, रिस्पॉन्सिबल कंपनी का अवार्ड पाया हुआ है एक प्रकार से। ठीक है, तो 2 पॉइंट आप यहाँ से लिंक कर सकते हो जमशेद से। जमशेदपुर कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। आगे तो यहाँ पर वही सारी चीजें हैं, 3 सुविधाओं के लिए इनको मिला हुआ है। ठीक है, आगे जनजातीय नृत्य महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? तो अभी हाल ही में जनजातीय नृत्य महोत्सव छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ और वहां पर ट्राइबल्स के लिए ये आयोजित किया गया, नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल। यहाँ पर आप देख पाओगे छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है रायपुर में। ठीक है, रायपुर वहां की राजधानी है। तो वहां का जो जो पारंपरिक और लोकगीत है अरपा पैरी, तो अरपा पैरी की धार से ये राज्योत्सव शुरू किया गया और जनजातीय नृत्य महोत्सव था, तो जनजातियों को ये समर्पित था। किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया?
तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड ने अभी हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाई हुई है। अब ये दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन है। आपने कुछ दिन पहले कहें, आपने सुना होगा कि भारत सबसे लंबी मालगाड़ी चला करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, और कई बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। भारत अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बार बार तोड़ता है। तो भारत की जो सबसे लंबी मालगाड़ी थी, विश्व की सबसे लंबी मालगाड़ी, वो उसका नाम था सुपर वासुकी। उसका भी नाम आप याद रखेंगे। ये लेकिन मालगाड़ी थी, मालवाहन के लिए था, ठीक है ना। और जबकि ये जो स्विट्जरलैंड वाली है ना, ये यात्री गाड़ी है, ये पैसेंजर है। तो इसमें भी वैसा ही किया है जैसा ये सुपर वासुकी में हम लोग करते हैं कि 2-3 ट्रेन एक साथ जोड़ देते हैं और 3-4 इंजन लगा देते हैं एक साथ। ऐसे इन्होंने भी किया, 2-3 इंजन लगा दिए, उसके बाद 3 गाड़ी को आपस में जोड़ दिए। तो इसकी अगर कुल लंबाई आपसे पूछ ली जाए तो 1910 मीटर बता देंगे, बाकी आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा इससे आगे। हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री एक बार फिर से बन गए हैं, वही पुराने वाले बेंजामिन नेतन्याहू। मतलब ये 3 बार प्रधानमंत्री हो चुके हैं। तो अभी आपने कुछ दिन पहले तक जो यायर लैपिड को देखा था, वो अब बदल गए हैं, वो हार गए हैं, फिर से चुनाव हुआ। पिछले 2 सालों में 5 प्रधानमंत्री यहाँ पर चेंज हुए हैं। तो यहाँ पर देख पाओगे बेंजामिन नेतन्याहू ये काफी सालों तक प्राइम मिनिस्टर रहे, इस वजह से चेहरा भी आपको याद होगा। ये दोबारा से बन गए हैं। 1996 से 99 तक रहे, फिर 2009 से 2021 तक रहे थे। फिर 2021 में इनके जाने के बाद ना फिर बार बार अदला बदली लगी हुई थी, लेकिन फाइनली ये फिर से 64 सीटें जीत करके अपनी दावेदारी पेश की और तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। अगर आप डेली करंट अफेयर देखते होगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको रोजाना मैप के माध्यम से ग्लोब में जाकर के इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में कौन सा देश कहाँ पर है ये से करके बताया जाता है, दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर मंथली करंट अफेयर की वीडियो में थोड़ा सा टाइम का लिमिटेशन होता है, तो इस वजह से मैं नहीं बता पाता वर्ल्ड मैप में आपको दिखा करके। मन तो मेरा बहुत करता है, इसलिए मैं आपको इन्वाइट करता हूँ आओ डेली करंट अफेयर में मिला जाए और वहां पर आपको मैप के माध्यम से पढ़ाएं तो मजा आएगा। और ठीक है, तो कोशिश किया करो, डेली 20 मिनट की ही वीडियो आती है डेली करंट अफेयर की वीडियो भी देखने की। राजधानी जेरूसलम मुद्रा न्यूज शकील होती है यहाँ की। आगे, हाल ही में जारी 2020-21 परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है? तो इसमें टॉप पर है दोस्तों केरल। परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स ये अभी जारी की गई 2020-21 के लिए, इसमें टॉप पर केरल निकल करके आया है। यहाँ पर आप देख पाओगे केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, ये टॉप 3 हैं 2020-21 की परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में। ठीक है, तो इसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। अंतिम स्थान पर था अरुणाचल प्रदेश। आगे, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया? तो सीएम डैशबोर्ड और ई उपहार पोर्टल दोस्तों इसको लॉन्च किया है अभी हरियाणा के सीएम ने। यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाएंगे, पोर्टल लॉन्च टू ऑक्शन गिफ्ट रिसीव बाय हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर। फाइनली जान लो, जो ई उपहार पोर्टल है ना, इसके तहत जो मुख्यमंत्री को कभी कभी लोग जाकर के उपहार देते हैं अपना प्रोजेक्ट में साइन वगैरह कराने के लिए, ठीक है, मतलब जिससे डील उनको मिल जाए, तो वो सभी जो उपहार होंगे ना वो नीलाम कर देंगे और उससे जो पैसा आएगा वो जन कल्याण पर खर्च होगा। सीएम डैशबोर्ड क्या होगा? इसके माध्यम से ये अपने मेज कुर्सी पर बैठे बैठे ही देख पाएंगे कौन सा अधिकारी कितना काम कर रहा है, कौन से विभाग में कितना काम हो रहा है, कौन सा नहीं। ठीक है, तो ये 2 लॉन्च किया है मनोहर लाल खट्टर जी ने। बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो एक्चुअली में बायजूस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर करना था। ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं लियोनल मेसी। वैसे बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान भी हैं, ठीक है, लेकिन वो बच्चों के एजुकेशन वाला जो प्रमोट करते हैं ना कि बायजूस है ना, तो वही वो उसके भी हैं। और यहाँ पर ये ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर की बात की जा रही है। बायजूस ने स्टार फुटबॉल प्लेयर लियोनल मेसी को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसके लिए इसने एक इनिशिएटिव शुरू किया था, एजुकेशन फॉर ऑल, उसी का इनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। अब आप सोचोगे कि लियोनल मेसी को ही क्यों बनाया गया? क्योंकि दोस्तों आ रहा है फीफा वर्ल्ड कप, 20 नवंबर से शुरू हो रहा है और लियोनल मेसी आप जानते हो स्टार फुटबॉलर हैं। अच्छा, ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर तो हैं ही, पेरिस सेंट जर्मन क्लब से खेलते भी हैं। अब फीफा वर्ल्ड कप में ये प्रचार भी करेंगे इसका, और वहीं फीफा वर्ल्ड कप को भी स्पॉन्सर कौन कर रहा है? बायजूस ही तो कर रहा है। अभी मैंने बताया आपको फीफा वर्ल्ड कप बायजूस कर रहा है। बायजूस पहली दुनिया की ऐसी एडुटेक कंपनी है जो फीफा वर्ल्ड कप का स्पॉन्सर कर रही है और भारत की पहली कंपनी है जो फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर कर रही है। बायजूस की स्थापना 2011 में बायजू रविंद्रन ने किया, जो कि इसके फाउंडर और सीईओ हैं। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। आगे, हाल ही में किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीता? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है और इसको मुंबई ने जीत लिया है। मुंबई ने फर्स्ट टाइम जीता है, ठीक है ना, पहली बार जीता हुआ है। मुंबई ने हिमाचल प्रदेश की टीम को हरा करके सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली। इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश जो है ये दूसरे स्थान पर रही
वहीं हिमाचल प्रदेश ने, आपको अगर याद हो तो, विजय हजारे ट्रॉफी जीती है इस बार। और मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी जीती है। देखो यहाँ आर चला गया है, रणजी ट्रॉफी इस बार मध्य प्रदेश ने जीती है। ठीक है, तो रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश, विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश, और मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। अच्छा, एक चीज और, दिलीप ट्रॉफी भी आपने सुना, दिलीप ट्रॉफी, इसको किसने जीता? इसको जीता वेस्ट जोन ने। किसने? वेस्ट जोन ने, वेस्ट जोन ने। अच्छा, इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप हुआ, दुख हो रहा है कहते हुए, इंग्लैंड ने जीत लिया। ठीक है, भारत भाग गया बाहर। एशिया कप हुआ, एशिया कप, ये सब क्रिकेट की बात मैं कर रहा हूँ। एशिया में मेंस का हुआ और विमेंस का भी हुआ। विमेंस का, मेंस वाला जीत लिया श्रीलंका ने, और विमेंस वाला भारतीय महिला टीम ने जीता। वैसे भारतीय महिला टीम ने कॉमनवेल्थ में सिल्वर भी जीता है, कॉमनवेल्थ में सिल्वर जीता है। ठीक है ना, तो कुछ तो शर्म करो पुरुष टीम वालों। आगे एसएससी जीडी का वर्दी बैच है, आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त बैच ये चल रहा है। इसमें आपको छोटी से लेकर बड़ी वीडियो तक हर एक प्रकार की वीडियोस, लाइव क्लासेस वीडियोस हर प्रकार की दी जा रही हैं। कंप्लीट बैच है मात्र 499 में। ठीक है, इसको अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो शुरू से लेकर के अंत तक का आपका सहयोग किया जाएगा। और पिछली बार भी बहुत सिलेक्शन दिलाया गया था एमजेटी के द्वारा, इस बार और ज्यादा एडवांस वीडियो के साथ आपको और ज्यादा सिलेक्शन दिलाया जाएगा। तो कम समय सब कम है और पैसा भी कम है, ज्वाइन करिए इस बैच को। एमजेटी ऐप पर जाइए और वहां पर आपको मिलेगा। और सीजीएल बैच भी अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आपके पास अभी समय है, जीएस आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो जीएस प्लस स्टैटिक, अगर आपका जीएस कमजोर है ना तो इसको जरूर लेना चाहिए, मैं आपको कहूंगा। जीएस स्टैटिक करंट अफेयर, ये आपका पूरा तैयार कराया जाएगा हर एक प्रकार की वीडियोस आपको देकर। मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक, ऐसे ऐसे कंटेंट होंगे जो आप अगर ढूंढने बैठोगे ना तो सब एक जगह नहीं पा पाओगे, लेकिन यहाँ पर आपको सिस्टमेटिक ढंग से ज्यादा डिटेल के साथ आपको दिया जा रहा है। 499 का बैच था, लेकिन आपके लिए किया है 249 में, तो मात्र 249 में इसे आप प्राप्त कर पाओगे। एमजेटी ऐप पर आपको जाना है, या फिर अगर कोई डाउट है, कोई इशू है, तो आप इस पर बात कर लीजिएगा, इस व्हाट्सएप पर। ठीक है, व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा, वहां पर आपको कोड बताया जाएगा। वैसे MZT50 आप कूपन कोड यूज करके आप थोड़ा सा हमारा समय बचा सकते हैं, मतलब बिना बातचीत किए भी आप इसे ले सकते हैं कूपन कोड यूज करके। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया? तो ये कर दिया है कर्नाटक ने। कर्नाटक गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि स्कूली छात्रों के लिए ना प्रतिदिन 10 मिनट का योग करना जरूरी है। बच्चों के लिए दिक्कत हो गया है थोड़ा सा कि 10 मिनट योगा करना पड़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये कर्नाटक सरकार का फैसला है। कर्नाटक सरकार स्कूलों को लेकर के बहुत सारे अभी डिसीजन सुनाई है, स्कूलों और आरक्षण को लेकर के। जैसे मैंने आपको बताया कुछ दिन पहले ही कि 2% आरक्षण वो स्पोर्ट कोटा के तहत देगा, ठीक है, खिलाड़ियों को। इसके अलावा एससी कम्युनिटी का 15% से आरक्षण बढ़ा करके वो 17% कर दिया है। इसके अलावा एसटी कम्युनिटी का 3% से बढ़ा करके 7% आरक्षण कर दिया है, और 1% आरक्षण सीटें कर दी हैं कहां पर? पुलिस में। किसके लिए? ट्रांसजेंडर्स के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का निधन हुआ? तो दोस्तों, श्याम शरण नेगी जी ये थे हिमाचल प्रदेश के, और ये भारत के पहले वोटर थे, पहले मतदाता थे। तो इनका अभी निधन हो गया है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे इसके रिगार्डिंग, श्याम शरण नेगी इंडियाज फर्स्ट वोटर डाइज 2 days आफ्टर हिज फाइनल वोट। 2 दिन बाद अपने फाइनल वोट की 33वीं बार इन्होंने वोटिंग करी। हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव चल रहे थे, वहां पर वोटिंग करी, उसके बाद इन्होंने 2 दिन बाद अपने प्राण खेरु त्याग दिए और एक नया रिकॉर्ड अपने नाम सेट कर दिया, 33 बार वोट करने का अपने जीवन भर में। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर निवासी थे श्याम शरण नेगी। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, ये प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। अगर आपसे विश्व कैंसर दिवस पूछा जाए तो आप बता देंगे 4 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, वर्ल्ड कैंसर डे जो होता है ये कब मनाया जाता है? ये 4 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो कैंसर अवेयरनेस डे बीइंग ऑब्जर्व टुडे, मतलब कि उस दिन का है आर्टिकल। 2014 से मनाया जाना शुरू हुआ है। 7 नवंबर को नोबेल पुरस्कार विजेता मैरी क्यूरी की जयंती होती है, इस वजह से ये दिन हम लोगों ने चुना है। मैरी क्यूरी के कार्यों से इनको रेडियोथेरेपी का विकास करने में उपलब्धि हासिल हुई थी। इनको 2 बार नोबेल मिल चुका था, एक बार फिजिक्स के लिए, एक बार रेडियम तत्व की खोज के लिए, केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो विश्व कैंसर जागरूकता दिवस 4 फरवरी याद होगा आपको, इंपॉर्टेंट है। अगला, फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज का कौन सा स्थान है? तो फोर्ब्स ने दोस्तों विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग जारी करी है, इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को 20वें स्थान पर रखा गया है।
इंडिया में तो ये बेस्ट पर है, मतलब कि इंडिया में टॉप पर है ये, लेकिन ओवरऑल में ये टॉप 20 में है और 20वें नंबर पर है। ठीक है, और अगर वही पहले पर बात करें तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है दुनिया की सबसे बड़ी नियोक्ता कंपनी है। ठीक है, अब देखो ये काम करने के लिहाज लिस्ट निकाली गई है फोर्ब्स के द्वारा। ठीक है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं की रैंकिंग। चलिए, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2,30,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। टॉप 100 में एकमात्र इंडियन कंपनी भी है। आगे, हाल ही में किस मंत्रालय ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा करी? तो दोस्तों, ये घोषणा हुई है अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कि 15 नवंबर को प्रत्येक वर्ष अब से मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। ये बिरसा मुंडा जी की जयंती पर उनकी याद में ये मनाया जाएगा। बिरसा मुंडा दोस्तों जनजातीय जो कम्युनिटी होती है, आदिवासी जो कम्युनिटी होती है, उनके भगवान माने जाते हैं। और ये स्वतंत्रता संग्राम संग्राम सेनानी थे और बहुत ही बहादुर, बहुत ही ब्रेव थे। और इनकी जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को अब से मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। क्लियर है ना? चलिए आगे। अक्टूबर 2022 में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना, यानी कि इंडिया का टॉप ऑयल सप्लायर कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों रसिया। अभी जो पिछली रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी कुछ महीनों पहले, जब आई थी मई के बाद, यानी मई का रिपोर्ट आया था जून में, उसमें बताया गया था कि मई महीने में रसिया कई देशों को पीछे छोड़ते हुए इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बना था। लेकिन अब इसने इराक को भी पीछे छोड़ दिया है और अब इंडिया का टॉप ऑयल सप्लायर बन गया है अक्टूबर 2022 तक आते आते। टॉप पर इंडिया को जो सप्लाई करता है ऑयल वो है रसिया, सेकंड पर है इराक, थर्ड पर है सऊदी अरेबिया। ठीक है ना, जो ऑयल देता है भारत को। तो यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है रसिया बिकम इंडियाज टॉप ऑयल सप्लायर इन अक्टूबर 2022। तो ये सब हुआ डिस्काउंट की वजह से, डिस्काउंट पर इंडिया को मिलता है। अगर आप डाटा की बात करें तो भारत जो है ना, ये 9,35,556 बैरल प्रतिदिन की आपूर्ति करवाता है रूस से। यानी कि 9,35,000 से ज्यादा बैरल एक दिन में आता है तेल रूस से। एक बैरल में होते हैं 159 लीटर, और 159 को इसमें कर दो मल्टीप्लाई, इतना तेल, इतना लीटर तेल आता है पर डे रसिया से आज के टाइम पर। ठीक है, भारत के टोटल कच्चे आयात यानी क्रूड ऑयल जो होते हैं उसमें 22% हिस्सा आज के टाइम पर रसिया से है। इराक का हिस्सा 20.5% है। आगे, भारत के 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया? तो दोस्तों 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन ये होगा जनवरी महीने में। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर प्रवासी भारतीय दिवस समारोह होता है, सम्मेलन होता है। और इस बार गुयाना के जो प्रेसिडेंट हैं उनको इनवाइट किया गया है मुख्य अतिथि के रूप में। ठीक है, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, गुयाना प्रेज टू बी चीफ गेस्ट एट प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इन जनवरी 2023 इन मध्य प्रदेश। अच्छा, ये मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित होगा ये समारोह। ये भी आप याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस समारोह कहां पर आयोजित हुआ। तो ये इंदौर में होगा। कब से कब तक होगा? 8 जनवरी से 10 जनवरी तक होगा। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और ये 8 से 10 तक चलेगा, यानी एक दिन पहले शुरू होगा, एक दिन बाद तक चलेगा। इस बार की थीम क्या होगी? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। अमृत काल, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि हम लोग अमृत काल में एंटर कर चुके हैं। आजादी के 75वें वर्ष पूरे होने के बाद 100वें वर्ष तक के बीच के कार्यकाल को अमृतकाल कहा गया है। यानी कि 2022 के बाद से लेकर 2047 तक का बीच का पीरियड जो है ये अमृतकाल होगा। क्वेश्चंस आपसे ऐसे भी बन सकते हैं कि अमृतकाल निम्न में से किस वर्ष तक होगा। क्वेश्चन देखो, एग्जामिनर किसी भी प्रकार से घुमा करके पूछ सकता है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा आप एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे। रट्टा मार विद्या कुछ नहीं चलेगी, इसलिए डिटेल नॉलेज आपको होना जरूरी है। जो बजट आया था वो अमृतकाल को ध्यान में रख करके बनाया गया था, लॉन्च किया गया था। अमृतकाल मैंने आपको टाइम पीरियड बता दिया और ये अर्थ भी बता दिया कि क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, 2047 तक हम लोग 100 वर्ष पूरा कर लेंगे आजादी का, इस वजह से तब तक हम लोग विकसित इकोनॉमी भी बन जाएंगे, डेवलप्ड इकोनॉमी भी बन जाएंगे। आगे, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहां पर लगाई जाएगी? ये लगाई जाएगी दोस्तों उज्जैन में। उज्जैन में भारत में लगाई जाएगी दुनिया की पहली वैदिक क्लॉक। अब जो वैदिक क्लॉक होगी कुछ इस प्रकार से होता है। और ये, अच्छा एक चीज और, उज्जैन में ही महाकाल मंदिर है। महाकाल मंदिर है और महाकाल कॉरिडोर का अभी उद्घाटन हुआ था पहले चरण का। तो महाकाल कॉरिडोर जो है, जो कि कई गुना बड़ा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से, ये भी ध्यान रखिएगा। महाकाल मंदिर जो है ये देश भर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी है महाकाल मंदिर। ठीक है, और वहीं पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना था, हालांकि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तो दीपोत्सव का अब टूट गया है अयोध्या के द्वारा।
फिलहाल ये 22 मार्च को गुड़ी पड़वा यानी कि नव संवत्सरारंभ जो होता है उस अवसर पर वैदिक घड़ी यहाँ पर अनाउंस किया जाएगा, लगाया जाएगा। विश्व की पहली होगी ये। इसके लिए 1,58 लाख रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं। अगला, हाल ही में किसने बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए फ्लड हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो फ्लड हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है दोस्तों गूगल ने। गूगल गूगल वही गूगल जिसको अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि अल्टर का एक्विजिशन किया है जिसने, अब इसने फ्लड हब भी लॉन्च कर दिया है। फ्लड हब क्या करेगा? ये बाढ़ वगैरह की भविष्यवाणी करेगा कि यहाँ पर बाढ़ आ सकता है, आने वाला है, ऐसा कुछ वगैरह, ठीक है ना। तो इसके लिए ये होगा गूगल की मदद से, गूगल मैप की मदद से और इसकी जीपीएस की मदद से पता लगेगा, पूर्वानुमान किया जा सकेगा। ठीक है, आगे, किसे अंतरराष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया? तो अंतरराष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार इस बार वाई केसी वाडियार को दिया गया। किसे? वाई केसी वाडियार को। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, इंटरनेशनल कन्नडिगा अवार्ड फॉर रॉयल फैमिलीज वाई केसी वाडियार। ठीक है, इनको दिया जाएगा। ये शाही परिवार के सदस्य हैं दोस्तों। दुबई कन्नडिगा द्वारा प्रतिवर्ष ये कन्नड़ राज्योत्सव को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है। अगला, भारत के नए सीजीआई डी वाई चंद्रचूड़ भारत के कौन से में न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे या कहें कर लिए? तो दोस्तों डी वाई चंद्रचूड़ जी ये भारत के 50वें बन गए हैं चीफ जस्टिस। मैं आपको कई बार याद करवाया हुआ हूं और ये पूछा भी जाएगा, बिल्कुल सीरियल वाइज आपको याद होना चाहिए कि 50वें बनेंगे डी वाई चंद्रचूड़ और 49वें कौन थे? 49वें थे यू ललित। कौन थे? यू ललित थे। और अगर 48वां पूछा जाए तो आप बताएंगे एन वी रमना थे। कौन थे? एन वी रमना थे। और अगर 46वां पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे? शरद अरविंद बोबडे थे। शरद अरविंद बोबडे जी थे। ठीक है, 45वें कौन थे जी? सॉरी, ये 47वां हुआ, ये 46वां हुआ। 46वें कौन थे? 46वें थे रंजन गोगोई, जिन्होंने राम मंदिर पर फैसला सुनाया था। ये पूछा जाएगा आपसे, राम मंदिर पर फैसला किसने सुनाया था? जस्टिस रंजन गोगोई ने। 45वें कौन थे? दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा। चलिए इंग्लिश से शुरू करके हिंदी में आ गए। तो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जो है ये 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ लिए हुए हैं और इनको शपथ किसने दिलाया? हमारी जो राष्ट्रपति हैं, महामहिम हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने। 9 नवंबर को इनको राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई गई। ये लगभग 2 साल के आसपास में इनका कार्यकाल होगा। जस्टिस यू ललित जो थे वो तो 74 दिनों के लिए ही आए थे, इस वजह से चेंज हो गए। अच्छा, एक चीज और, अगर आपसे पूछा जाए पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, कौन बनेंगी, तो आप बताएंगे जस्टिस बीवी नागरत्ना। बीवी नागरत्ना बनेंगी। ठीक है ना, भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी। कब बनेंगी? 2027 में, ये भी आप ध्यान रखना। वैसे 2030 तक आयशा मलिक बनी जाएंगी पाकिस्तान की पहली महिला चीफ जस्टिस। देखो है तो बहुत सारा पॉइंट, लाइव क्लासेस में बहुत सारी चीजें बता भी देता हूँ, यहाँ टाइम की लिमिट होती है। मैं फिर से बार बार आपको कह रहा हूँ, लाइव क्लास अगर आप लेते हो ना तो इतना इन्फॉर्मेशन, इतना कंटेंट मिल जाएगा कि मतलब आपका पेट ही भर जाएगा। तो यहाँ पर टाइम लिमिट होती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट देने की। राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो वो बन गया है केरल। पहला राज्य एक समान सोने की कीमत यानी गोल्ड की कीमत। ठीक है, गोल्ड की प्राइस जो होगा वो पूरे राज्य भर में बिल्कुल इक्वल रहेगा। आर्टिकल आप देख लेंगे और ये मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ साझेदारी करके वन इंडिया वन गोल्ड रेट की नीति पर लागू किया है। अच्छा, वन इंडिया वन गोल्ड रेट हो गया। वन नेशन भारत सरकार के द्वारा भी कुछ चलाई जा रही है ना, वन नेशन वन टैक्स, ये कौन सा है? जिसे हम लोग कहते हैं जीएसटी। अच्छा जी, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, ये भी स्कीम शुरू की गई अभी हाल फिलहाल में। इसके तहत क्या होगा? एक जिला एक उर्वरक एक देश एक उर्वरक योजना है। ठीक है, ये भी केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है। एक देश एक राशन कार्ड, वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये भी शुरू की गई है सरकार के द्वारा, कई दिन हो गए। ठीक है, तो ये सभी, ये तो देश वाली योजना हो गई। वैसे केरल की अगर बात करें तो वन स्कूल वन आईएएस योजना भी है इसकी। वन स्कूल वन आईएएस योजना है। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान जी ने लॉन्च किया था इसको। और आ जाते हैं अगर यूपी में और मध्य प्रदेश में, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी एक जिला एक उत्पाद। इसके अलावा एक जिला एक उपज योजना मध्य प्रदेश की। इसके अलावा एक जिला एक शिल्प अभियान, ये भी मध्य प्रदेश का। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना हरियाणा की। ये सभी आप याद रखेंगे। ठीक है, लिंक कर करके पढ़ोगे ना, मजा आ जाएगी। आगे, हाल ही में चर्चित पुस्तक विनिंग इनर बैटल, इसको लिखा किसने है? विनिंग इनर बैटल, इसको किसने लिखा है जी? इसको लिखा है सेन वाटसन ने। ठीक है, सेन वाटसन, विनिंग इनर बैटल, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। यहाँ पर आप देख पाओगे सेन वाटसन की ये ऑटोबायोग्राफी है। और ऑस्ट्रेलिया ये ऑलराउंडर भी रह चुके हैं, कैप्टन भी रह चुके हैं, और चेन्नई सुपर किंग की तरफ से ये आईपीएल भी खेल चुके हैं। वैसे ये हैं क्रिकेटर।
और क्रिकेटर जब भी आते हैं नाम तो मैं आपको बुक जरूर रिवाइज कराता हूँ। चलिए आज मैं लिखूंगा नहीं, आज मैं ऐसे बोल देता हूँ ना, ठीक है, जिससे वीडियो लंबी ना जाए, मैं जैसे क्विकली बोलता जाऊँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना, ये एक काम करना। चलो, तो स्टार गेजिंग पुस्तक ये रवि शास्त्री की थी, ठीक है, स्टार गेजिंग रवि शास्त्री याद रखिएगा। सनी डेज ये सनी भाई की है। सनी कौन है? सनी दोस्तों सुनील गावस्कर को कहते हैं, तो सनी डेज उनकी बुक है। 281 एंड बियॉन्ड ये वीवीएस लक्ष्मण की है, 281 एंड बियॉन्ड। इसके अलावा ए सेंचुरी इज नॉट एनफ ये सौरभ गांगुली की है। प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर की है। बिलीव नाम की एक आत्मकथा आई सुरेश रैना जी की। इसके अलावा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये युवराज सिंह की आत्मकथा है। इसके अलावा और कौन क्रिकेटर बच रहे हैं? और आ जाओ इन पर, अभी साइना नेहवाल की एक पुस्तक आई थी, कौन सी पुस्तक है? प्लेइंग टू विन, ये साइना नेहवाल की है। इसके अलावा माइंड मास्टर जो है ये पुस्तक है विश्वनाथन आनंद की। तो ये इतने सारे खिलाड़ियों की पुस्तकें हैं, इनको आप अगर याद करेंगे ना तो कोई ना कोई क्वेश्चन बच ही जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? आईसीसी हॉल ऑफ फेम इसमें शामिल किया गया दोस्तों किसे? शिव नारायण चंद्रपाल को, अब्दुल कादिर को, चार्लोट एडवर्ड्स को। इन तीनों को शामिल किया गया अभी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में, ठीक है ना। ये पाकिस्तान के हैं, ये वेस्ट इंडीज के हैं, ये इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख पाएंगे तीनों हैं हॉल ऑफ फेम में आईसीसी के शामिल किया गया है। इनको 107वें, 108वें और 109वें खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया है। क्लियर? आईसीसी हॉल ऑफ फेम क्या करता है कि जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहते हैं अपने टाइम के, उनको उनकी एक लिस्ट बनाते जा रहा है और उसमें 107, 109 खिलाड़ी अभी तक शामिल हो चुके हैं। आगे 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? इसकी मेजबानी भारत करने जा रहा है। 2023 में देखो ये मेजबानी भारत करेगा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की महिलाओं का। 2023 में बहुत कुछ होने वाला है। 2023 में आईसीसी का होगा, आईसीसी का मेन वाला वर्ल्ड कप, ओडीआई वाला, ओडीआई वर्ल्ड कप होगा, उसकी मेजबानी भी भारत ही करेगा। 2023 में ही दोस्तों भारत पुरुष हॉकी विश्व कप की भी मेजबानी करेगा, पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। इसके अलावा चाइल्ड स्ट्रीट क्रिकेट जो होगा, चाइल्ड स्ट्रीट क्रिकेट जो होगा, इसकी भी मेजबानी भारत ही करेगा। और इसके अलावा एक और होगा ब्लाइंड्स के लिए, ठीक है ना, ब्लाइंड्स के लिए, यानी कि जो दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए T20 वर्ल्ड कप होगा, उसकी मेजबानी भी भारत ही करेगा। लेकिन उसमें ब्रांड एम्बेसडर युवराज को भी बनाया गया है, ये भी याद रखना एक पॉइंट। और युवराज को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। और भारत ही G20 की भी मेजबानी करेगा ही, और इसके अलावा भारत ही SCO समिट की भी मेजबानी करेगा। बहुत कुछ है आगे। फिलहाल यहाँ पर आप देख पाओ इंडिया टू होस्ट विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन 2023। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ हुई है इसके लिए समझौता। इस बार का अगर पूछा जाए तो इस बार इस्तांबुल तुर्की में आयोजित हुआ था। अगला है मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना, इसका अनावरण किसने किया? तो मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना जो है ना, ये गोवा में आयोजित की गई। ऐसे ही मिलता जुलता एक मैंने आपको बताया था काशी यात्रा, काशी यात्रा। तो काशी यात्रा जो थी, काशी तीर्थ यात्रा, ये कर्नाटक के द्वारा शुरू की गई, कर्नाटक सरकार के द्वारा। और ये पूछ ही लिया गया यूपी ट्रिपल एससी पेट में, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में ये पूछ ही लिया गया था। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन सब याद रखने हैं लिंक कर करके। देखो ये भी वैसी उद्देश्य से था, देवदर्शन यात्रा योजना गोवा ने शुरू किया इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे। अच्छा एक चीज और, गोवा से याद आ गया मुझे, गोवा से एक और क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पेट में कि हर घर जल प्रमाणित वाला पहला राज्य कौन बना? हर घर जल प्रमाणित वाला, सर्टिफाइड वाला कौन सा पहला राज्य बना? तो अगर राज्य पूछा जाए आपसे तब तो आप बता देंगे गोवा। अच्छा मैं अगर पूछूं आपसे पहला जिला कौन बना? फर्स्ट स्टेट हो गया, फर्स्ट अगर जिला पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे? बुरहानपुर। बुरहानपुर कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, एक जिला है वो बना हर घर जल प्रमाणित वाला पहला जिला। क्लियर है ना? बिल्कुल। फिलहाल देवदर्शन यात्रा योजना के बारे में बात करेंगे तो 50 से वर्ष से अधिक के जो उम्र के जो बुजुर्ग होंगे उनको तीर्थ यात्रा कराई जाएगी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, शिरडी वगैरह, आंध्र प्रदेश वगैरह घुमा करके। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसकी मेजबानी अगली बार कौन करेगा? इसकी मेजबानी उत्तर प्रदेश पा गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, ये ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सिटीज के बीच में जो गेम होता है खेलो इंडिया वाला, वो अब उत्तर प्रदेश में होगा अगला संस्करण। पहला वाला कहां पर हुआ? भुवनेश्वर उड़ीसा में, भुवनेश्वर उड़ीसा में। दूसरा वाला कहां पर हुआ? कर्नाटक में हुआ, कर्नाटक में, ठीक है। और तीसरा वाला अब होगा यूपी में, ठीक है। यहां पर आप देख पाओगे उत्तर प्रदेश टू होस्ट खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 2024, ठीक है। चलो तो लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, नोएडा में ये आयोजन करे जाएंगे। पिछले संस्करण उड़ीसा और कर्नाटक में हुए थे। हाल ही में किसे 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया?
तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं ऋतुराज अवस्थी। विधि विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन जो होता है, तो इस बार का 22वां लॉ कमीशन है, उसके अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी जी होंगे। ठीक है, ये कर्नाटक हाईकोर्ट में पूर्व चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। COP27 शिखर सम्मेलन, ये सऊदी अरब ने इसमें कब तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन वाला देश होने की घोषणा करी है। तो COP27 शिखर सम्मेलन ये तो दोस्तों मिस्र में हुआ, ठीक है, इजिप्ट में हुआ। तो इसमें सऊदी अरब ने आकर के बोला कि वो 2050 तक ना शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन वाला देश बन जाएगा, यानी जीरो कार्बन एमिशन वाला, नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला। नेट मतलब जो होता है ये थोड़ा सा मामला अलग है, इसमें माइनस भी होता है प्लस भी होता है। ठीक है, मतलब समझो कि जैसे कार्बन उत्पादन तो होगा ही, ठीक है, लेकिन ऐसी कुछ व्यवस्थाएं भी लगाई जाएंगी जो उत्पादन हो रहा है तो वो ऑब्जर्व भी कर लेगा, यानी नेट कितना बचेगा अपना, जीरो बचेगा, जितना उत्पादन होगा उससे ज्यादा वो ऑब्जर्व कर लेगा और टोटल जो है जीरो एमिशन होगा इसकी तरफ से। ठीक है, तो शून्य शुद्ध कार्बन वाला उत्सर्जन ये बनेगा। ठीक है, नेट जीरो कार्बन एमिशन 2050 तक। अच्छा, सेम चीजें भारत भी अनाउंस कर चुका है, 2026 में ही भारत ने अनाउंस किया था पिछले वाले संस्करण में, सॉरी COP26 में जो पिछला वाला संस्करण हुआ था उसमें भारत अनाउंस किया था कि भारत 2070 तक सेम अचीवमेंट हासिल कर लेगा। ठीक है, अगला है 32वां बिहारी पुरस्कार किसने जीता। तो 32वां बिहारी पुरस्कार इसको जीत लिया है माधव हाडा ने। माधव हाडा इस बार के लिए जीते हैं यानी 2022 के लिए, और वहीं 2021 के लिए मिला है मधु कांकरिया को। तो मधु कांकरिया 31वां पाई, ठीक है ना, 31वां, और ये पाए 32वां। तो यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, राइटर एकेडमिक माधव होडा भी अवार्डेड 32nd बिहारी पुरस्कार। तो इन दोनों को मिला है। अच्छा, किसके किसके लिए मिला है। माधव हाडा को पचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए मिला, और मधु कांकरिया को हम यहाँ थे के लिए मिला। ठीक है, ये भी दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, ये भी 1991 में शुरू किया गया था ये, लेकिन राजस्थानी लेखकों के द्वारा अगर कोई हिंदी या राजस्थानी में लिखा जाता है चीज तो उनको दिया जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही मैं आपको बता चुका हूँ सरस्वती सम्मान के बारे में, चलो ये रिवीजन करते चलते हैं। एक होता है व्यास सम्मान, आपको पूरा पैकेज यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, चलो लाइक शेयर जरूर कर देना दोस्तों, नहीं तो फिर बुरा लगेगा। एक जीडी बिरला पुरस्कार होता है, जीडी बिरला पुरस्कार होता है। ठीक है, पुरस्कार एक होता है, बस इतना तो ये दिया जाता है इसके के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। तो सरस्वती सम्मान किसे मिला, प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को मिला। किसके लिए मिला, मैं तो यहाँ हूँ के लिए। व्यास सम्मान किसे मिला, प्रोफेसर असगर बजाहत को मिला। किसके लिए, महाबली नाटक के लिए। जीडी बिरला पुरस्कार किसे मिला, जीडी बिरला पुरस्कार मिला किसे, इनको मिला है रामनारायण प्रधान जी को। अच्छा, इसी से रिलेटेड मैं जब भी बताता हूँ दो चीजें और रिवाइज कराता हूँ, एक गांधी शांति पुरस्कार, एक इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। तो गांधी शांति पुरस्कार जो मिला है ये मिला है किसे, ये मिला है दोस्तों किसे, जो बांग्लादेश के जो पहले राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान, जिसे बंगबंधु कहा जाता है, उनको मिला था। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे प्रथम नाम का एक एनजीओ है उसको मिला हुआ है। क्लियर है ना। आगे 2022 के लिए कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। तो 2022 के लिए कुलदीप नैयर पत्रकारिता पुरस्कार मिला है आरफा खानम को। देख लीजिए आर्टिकल, द वायर्स आरफा खानम, द वायर जो है एक मीडिया हाउस है समझ लो, तो अखबार होता है, इनके आरफा खानम जो हैं शेरवानी, इनको कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अजीत अंजुम जो कि यूट्यूबर भी हैं और काफी सीनियर मोस्ट पत्रकार भी रह चुके हैं, ये पुराने पत्रकार थे, न्यूज चैनल में काम किया करते थे, लेकिन अब जो है इंडिविजुअल यूट्यूबर पर हो चुके हैं। इसके अलावा आरफा खानम यहाँ पर आपको दिख रही हैं। तो दोनों लोग जो हैं दोनों को मिला हुआ है, बस एक को मिला 2022 के लिए, एक को मिला 2021 के लिए। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु के संस्थापक कैंपेगौड़ा की कितनी फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलुरु में 108 फीट ऊंची कैंपेगौड़ा जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। अच्छा, यहाँ पर आप देख पाएंगे इन्हें क्या नाम दिया गया है, नाडा प्रभु ये कहे जाते हैं कैंपेगौड़ा जी, जो कि बेंगलुरु के फाउंडर है, बेंगलुरु के संस्थापक। इस मूर्ति को नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। क्या, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी। एक मूर्ति मैं आपको बता चुका हूं, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, गुजरात में स्थित है। एक मैं आपको बता चुका हूं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, इक्वालिटी। ठीक है, ये कहाँ की है, ये रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है और ये कहाँ पर है, हैदराबाद में स्थित है। इसके अलावा एक स्टैचू ऑफ बिलीफ, ये कहाँ की मूर्ति है, ये राजसमंद में है, राजस्थान में है, भगवान शिव की सबसे बड़ी सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप याद रखेंगे। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी मैंने आपसे पूछा था, ये अमेरिका में स्थित है। ठीक है ना, जिन लोगों ने कमेंट किया है सही होगा।
तो ये चीजें हैं, बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापित किया जा रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके भी मूर्तिकार वही हैं, राम बी सुतार, जिन्होंने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाया था। हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि व्यवसाय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित हुआ है हरियाणा, सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि व्यवसाय पुरस्कार से। बेस्ट एग्री बिजनेस स्टेट अवार्ड फॉर द एग्रीकल्चर ओरिएंटेड पॉलिसीज, हरियाणा गेट्स दिस अवार्ड। तो भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद नई दिल्ली के द्वारा यह अवार्ड दिया गया। हरियाणा की कुछ प्रसिद्ध कृषि से रिलेटेड योजनाएं रही, जिसकी अचीवमेंट रही कि ये अवार्ड पाया हुआ है। फसल क्लस्टर विकास योजना, भावांतर भरपाई योजना, ये हरियाणा की है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया है इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने फाइनल में पाकिस्तान को हरा करके जीत लिया आईसीसी का टी20 वर्ल्ड कप का खिताब। अच्छा, इंग्लैंड दोस्तों इकलौती ऐसी टीम बन गई है जो 2 प्रकार के टूर्नामेंट की करंट चैंपियन है। मतलब जैसे 2019 में हुआ था ओडीआई वाला विश्व कप, अब वो अगला वाला ओडीआई उसका होगा 2023 में। तो तब तक के लिए तो वो तो करंट चैंपियन है, क्योंकि 2019 वाला इंग्लैंड ही जीती थी। और अभी देखो 2022 में एक टी20 वर्ल्ड कप हो गया और इसको भी इसी ने जीत लिया, तो अगला जब तक नहीं हो जाता है इसकी भी करंट चैंपियन है। यानी 2 अवार्ड की करंट चैंपियन, 2 अवार्ड खिताब एक साथ इस वर्ष रखने वाली ये इकलौती ऐसी टीम बन गई है इंग्लैंड की। इंग्लैंड ने दूसरी बार जीता है, पहली बार ये 2010 में जीती हुई थी। सैम करन इस बार मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज चुने गए इंग्लैंड के, जो कि हैं। क्लियर है। और वहीं अगर भारत की बात करें तो सेमीफाइनल में इंग्लैंड से ही हार करके भारत बाहर हो गया था। पाकिस्तान ने कब तक ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली लागू करने की घोषणा करी है? तो पाकिस्तान ने दोस्तों 2027 तक घोषणा करी है कि वो ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली लागू करेंगे। यानी बैंक में ना इंटरेस्ट नहीं रहेगा, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम होगा वहां पाकिस्तान में। अब ये चीज वहां पर बहुत पहले से डिमांड उठ रही थी, लेकिन वहां के प्राइम मिनिस्टर जो है वो मान नहीं रहे थे। वो इसके खिलाफ अपील भी किए थे, लेकिन अब वो अपनी अपील जो है वो वापस लेने का फैसला कर चुके हैं। और अब फेडरल शरीयत कोड के अनुसार वहां पर अब देश से ब्याज को खत्म कर दिया जाएगा बैंक से। ठीक है, 5 साल में ये लागू होगा, यानी कि 2027 में, 2022 चल ही रहा है, 2027 तक ये शुरू हो जाएगा। क्लियर है ना? बिल्कुल। आगे, हाल ही में अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मनाया गया। ये किस राज्य में मनाया गया? तो अमूर फाल्कन फेस्टिवल दोस्तों ये मणिपुर में मनाया गया। मणिपुर का प्रसिद्ध ये त्योहार है। मणिपुर टू सेलिब्रेट अमूर फाल्कन फेस्टिवल ऑन मंडे। अमूर फाल्कन एक्चुअली में ना एक बाज की प्रजाति है। बाज का एक प्रजाति है। बाज आप जानते हो सबसे तेज उड़ने वाला एक पक्षी होता है। तो इस बार 7वां संस्करण है इसका। 2022 को मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में ये सेलिब्रेट किया गया, बाज के संरक्षण के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। चलो आ गया है जी मणिपुर। तो मणिपुर के जितने भी महोत्सव हैं कर लेते हैं रिवाइज। मैंने आपको स से एक बार याद कराया था। मणि जब आए, मणिपुर आए, स से याद रखिएगा 3 महोत्सव। कौन कौन जी? एक तो सिरुई लिली महोत्सव, सिरुई लिली महोत्सव। ठीक है, बहुत लोग को पीडीएफ चाहिए होता है, लिख दे रहा हूं। एक होता है संगाई महोत्सव, संगाई महोत्सव। ठीक है, एक होता है संतरा महोत्सव। तो 3 तो आप सहज याद कर लेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जब भी संतरा दिख जाए तो संतरा नींबू एक ही टाइप का होता है। तो संतरा दिख जाए तो कचाई लेमन यहाँ पे याद रख लीजिएगा। कचाई लेमन, लेमन मतलब होता है नींबू। कचाई लेमन फेस्टिवल भी यहीं पर मनाया जाता है। अच्छा जी, जब नींबू संतरा खाओगे तो फिर भाई चाहिए होगा एक चीज और। क्या चाहिए होगा? ये चाहिए होगा लाई। तो लाई, लाई हरा उबा। ठीक है ना, लाई नींबू संतरा, वाह मिल गया, क्या बात है। तो लाई हराओबा महोत्सव भी यहीं पर मनाया जाता है। अब इतनी चीजें हो गई तो फिर अमूर फाल्कन भी महोत्सव यहीं से लिंक कर लेना। मुझसे नहीं हो रहा है कुछ भी, जो भी मनाए कर लेना लिंक। अच्छा, एक चीज और, नाता संकीर्तन। मतलब ये सब चीजें कब अच्छी लगती हैं? जब भैया सब कुछ खा रहे हो और सामने चल रहा हो संगीत, तो नाता संकीर्तन, नाता संकीर्तन। ठीक है, ये नाश्ता तो चल ही रहा है, साथ ही साथ कीर्तन संगीत चल रहा है, तभी तो मजा आएगा। लाई के साथ ये लेमन, संतरा, उसके बाद फिर ये सब चीजें। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अंडर 19 पुरुष टी20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो 2024 वाला जो अंडर 19 का टी20 वर्ल्ड कप होगा ये आयोजित होगा श्रीलंका में। ठीक है ना, देख लीजिए, श्रीलंका टू होस्ट अंडर 19 मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024। उसके बाद वाला जो संस्करण होगा 2026 वाला, वो जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। ऐसे ही महिलाओं की भी घोषणा कर दी गई है। अंडर 19 का महिला टी20 विश्व कप 2025 का ये मलेशिया और थाईलैंड में होगा। और अंडर 19 का 2027 में महिला संस्करण बांग्लादेश और नेपाल द्वारा आयोजित किया जाएगा। सब चीजें आईसीसी आयोजित करा रहा है।
और मैंने इसी वीडियो में आपको बताया कि अगली बार भारत भी आयोजित करेगा कुछ चीजें, ठीक है ना। इस बार वाला T20 वर्ल्ड कप कहां पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, इंग्लैंड ने जीता। कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? इसकी मेजबानी ब्रिटेन करने जा रहा है जी। पहली बार एशिया के बाहर हो रहा है और यूरोप में जाकर के ब्रिटेन में हो रहा है कबड्डी विश्व कप। एक इंटरेस्टिंग भारत के नाम रिकॉर्ड भी है कबड्डी विश्व कप में, ठीक है। ये लंदन के वेस्ट मिडलैंड में आयोजित किया जाएगा। तो एक इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड भी है भारत के नाम। अभी तक भारत जो है कबड्डी में 10 में से 9 बार विश्व कप जीता है। बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, 10 में से 9 बार, 90% विनिंग रेशियो है, ठीक है। तो विश्व कबड्डी महासंघ ने ये कहा है कि 2025 वाला लंदन में होगा, ब्रिटेन में होगा। ऐसा क्यों होता है? क्रिकेट कभी कभी सुनाई पड़ता है कि अमेरिका में T10 लीग आयोजित किया जा रहा है या दुबई में किया जा रहा है, लेकिन आप सोचते हो यार वहां तो टीम ही नहीं है, वहां क्यों आयोजित किया जाता है? जिससे वहां आगे चल करके टीम हो, वहां पर लोग इसके बारे में जान पाए, ठीक है, तब आयोजित किया जाएगा। अब मुझसे ये मत पूछना कि फीफा वर्ल्ड कप इंडिया में क्यों नहीं होता, तो मैं कहूंगा कि यहाँ व्यवस्था ही नहीं है, घोटाला हो जाता है। किस राज्य ने वर्ल्ड ट्रिपल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता? तो ये अवार्ड जीता है दोस्तों केरल ने। केरल ने दोस्तों वर्ल्ड ट्रिपल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रिपल मार्ट ये लंदन में आयोजित किया गया था, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ था। तो केरल का जो जल संरक्षण और पड़ोसियों के लिए जल सुरक्षा आपूर्ति में सुधार वाला जो प्रयास है ना, इसके लिए इसे दिया गया है। केरल के पर्यटन मिशन के द्वारा एक योजना भी चलाई जाती है, स्ट्रीट परियोजना, तो उसने ये जीता हुआ है। फिलहाल आपको याद क्या करना है? वर्ल्ड ट्रिपल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड किसने जीता? तो केरल ने जीता। क्लियर? अब वीडियो हो गई है खत्म और इसकी क्विज मिलेगी आपको यहाँ पर एप्लीकेशन पर, एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, सर्च करो एमजेटी ऐप, फ्री में पीडीएफ भी मिलेगी, फ्री में क्विज भी मिलेगी। यही नहीं, बाकी भी जितने महीनों की है पीडीएफ फ्री में सब कुछ मिलेगी। और पैसा होगा तो कोर्स भी ले लेना, ई बुक भी ले लेना, ठीक है, थोड़ा हमारा भी भला हो जाएगा। कोई भी डाउट हो, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहीं पर व्हाट्सएप पर क्लिक करना और आप पहुंच जाओगे हमारे पास। वैसे आपको वन लाइनर वगैरह और डेली करंट अफेयर की पीडीएफ और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर भी भेजी जाती है, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी की वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी चेक कर सकते हो, बाकी महीनों को भी देख सकते हो। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बता देना। यहां तक अगर देखते हुए आए हो तो एक बार ऐसे 100 लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि आप पूरा 100% देखे हो। देखते हैं कितने लोग लास्ट तक आते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।